नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं गैंगस्टर इंद्रजीत राव की। ये नाम हरियाणा में कुख्यात है क्योंकि एक दो नहीं कई मुकदमे। प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने गैंगस्टर से हाल ही में बात की, उसने अपना डिफेंस रखा, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपको आज बताते हैं। दरअसल गैंगस्टर की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया और कहा कि ये जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं उनसे जबरन उगाही कर रहा है ये शख्स। ये आदमी मर्डर केस में वांटेड है। ये आदमी मनी को ट्रेल कर रहा है, यानी इतने सारे पैसे इसके पास आते हैं अननोन सोर्सेज से और ये इसको ट्रेल करता है। और अब ये भी इस पर आरोप लगा, आपको याद होगा आईपीएस पूरन कुमार की मौत हुई तब भी नाम सामने आया था, वो आया था इंद्रजीत राव। कौन है इंद्रजीत राव और आखिर क्यों वो चर्चा में बना हुआ है? प्रवेश पांडे, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इंद्रजीत राव से आपने बात करी, पहले तो ये बताइए कितने मुकदमे इस शख्स के ऊपर? देखिए कौन है ये? मैंने सबसे पहले यही पूछा कि आपको लोग क्रिमिनल, गैंगस्टर, एक्सटॉर्शनिस्ट बहुत सारे, तो बोला बताओ तो मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन का कोई केस है और बताओ मेरे ऊपर कोई गैंगस्टर एक्ट वगैरह मेरे ऊपर लगा है। अगर कोई ऐसे मुकदमे हैं तो मुझे गैंगस्टर और मुझे एक्सटॉर्शनिस्ट बोले। अगर मेरे ऊपर ऐसे कोई मुकदमे नहीं है तो मुझे ना बोला जाए। हाँ, और एक बताया कि एक मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा था जिसे बाद में पुलिस ने सस्पेंड कर दिया उस केस को, और उसमें जो अधिकारियों ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया था उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा, मंजीत 6-3 के केस में, मर्डर केस में साजिशकर्ता के रूप में इनका नाम इन्वॉल्व हुआ था। उस पर आखिर एजेंसी ने मंजीत का जो मर्डर हुआ था हरियाणा में, जो खुद ये बताते हैं आपराधिक प्रवृत्ति का था, ऐसे में उसके मर्डर में नाम इंद्रजीत राव का क्यों सामने आया? हाँ, यही केस सबसे इंपॉर्टेंट था जिस वजह से पहली बार एक गांव का नाम सामने आया, वो था दीगल गांव। दीगल गांव जो कि फाइनेंस पर पैसा देता है बड़ी बड़ी कंपनियों को, 100-150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़। तो यहाँ से नाम सामने आया। एक अपोलो ग्रीन लिमिटेड करके कंपनी है और ग्रीन लिमिटेड एनर्जी करके कंपनी है, उसे 250 करोड़ दीगल के लोगों ने दिया पैसा, और उसमें कहीं 80% डीगल के होंगे और 20% जो है बाहर अलग अलग जगहों के, रोहतक के, गुड़गांव के हैं लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया। ये पैसा पूरा ब्लैक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा पैसा जो है था कैश में था, बताया जा रहा है। जो राव इंद्रजीत ने कहा, वो बोला कि ये पैसा दिया गया। इस अब जो एक अलग कहानी चल रही है, दो कहानी है। अब इसमें एक कहानी बोली जाती है कि इन जो पैसा दे रहे थे उनको नेतृत्व कर रहा था मंजीत 6-3, और वही इन गांव वालों का पक्ष रख रहा था और उन लोगों के लिए पंचायत बैठती थी। और अपोलो वाला पैसा नहीं दे रहा था राव इंद्रजीत के कहने पर। यह आरोप लगा, पहला आरोप। जिसके बाद कुछ दिन बाद ये पूरा मामला सुलझ जाता है। इसमें 2% के ब्याज पे गांव वालों का पैसा दे दिया जाता है, कुछ लोगों का पैसा मर भी जाता है, और जिसके बाद कुछ टाइम बाद जो है मंजीत 6-3 की हत्या हो जाती है। लेकिन बताया जा रहा है, इंद्रजीत राव की तरफ से बोला गया कि ना उसकी मंजीत 6-3 से कभी बातचीत हुई, ना कभी वो मंजीत 6-3 से मिला है तो कोई सबूत दे दो, कभी बातचीत हुई है तो कोई कॉल रिकॉर्ड दे दो, कुछ भी दे दो। मैं कभी उससे मिला नहीं, कभी मेरी बातचीत नहीं हुई, तो मेरा नाम ज़बरदस्ती घसीटा गया। मैंने क्या काम किया, मैंने पूछा कि आपका क्या कनेक्शन है अपोलो वाले से, आप क्यों बीच में पड़े? तो उन्होंने बताया कि अपोलो वाला मेरा दोस्त है, जो उसके सीएफओ है मेरे दोस्त है और बहुत पुराने दोस्त है, मेरे नेबर है। एक सीसीटीवी फुटेज दिया जिसमें दिख रहा है कि अपोलो की कंपनी की जो बाउंड्री है, जो गेट है, उसको फान के लोग अंदर आ रहे हैं, वही पैसे के लेन देन के लिए। तो बोला कि मैं जाता था तो देखता था कि 500, 600, 400, 200, 300 लोग बैठे रहते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो करते थे। तो उसमें मैंने बीच में इंटरप्ट किया। मैंने बोला भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला पैसे का प्रॉब्लम है। तो मैंने उसकी ज़मीन खरीदी, ज़मीन के बदले मैंने उसे पैसे दिए। जमीन के बदले पैसे गांव वालों को दिए? नहीं, अपोलो वालों को दिए। अपोलो वालों को दिए और अपोलो वाले ने जो अपना बकाया था वो वापस कर दिया। हाँ, अब इसमें था कि गांव वालों का ऐसा मानना था कि तू बीच में क्यों पड़ रहा है, और हमारी बात हुई थी 5% में, तो तू 2% पे क्यों करवा रहा है। ये गांव वालों का आरोप था और उसमें बीच में ये थे, और ये कह रहे कि लूट मार चल रही थी, ज़बरदस्ती पेनल्टी पे पेनल्टी लगाया जा रहा था, ज़बरदस्ती 5 का 10% लिया जा रहा था। तो मैंने बोला भाई लूट मार नहीं चलेगी, 2 का 2% ही लेना पड़ेगा। उसमें ही राव इंद्रजीत का नाम सामने, और राव इंद्रजीत ने ये बात कैमरे पर बोली है। कहने का मतलब ये है कि अपोलो और गांव वालों के बीच में राव इंद्रजीत मिडलमैन था और उसने एक तरह से डील कराई, या ये कहें कि उसने अपोलो की लैंड खरीदी और अपोलो के पास पैसा है और अपोलो ने पैसा उनको वापस लौटाया। राव इंद्रजीत इस बात से खारिज किया। मैंने बोला आप मिडल मैन की भूमिका निभा रहे, तो बोला तो मैं मिडल मैन की भूमिका तो नहीं निभा रहा हूँ, मैं तो दोस्ती नाते के आ रहे हूँ, मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त कोई परेशान है तो मैंने तो दोस्त की उसकी दोस्त लैंड भी खरीदी। हाँ, लैंड भी खरीदी। और मैंने पूछा ये पैसा कहाँ से आया, तो बोला वाइट का पैसा था, पूरा ऑन पेपर है, जो चीज़ें पेमेंट भी पूरा वाइट में है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपोलो और गाँव वालों के बीच में जो लेन देन हुई वो पैसा पूरा कैश में था। तो उस पैसे की जांच होनी चाहिए। बात आरोप खुद जो जिसके ऊपर आरोप खुद लग रहे उसने खुद आरोप लगाया। लेकिन सवाल ही उठता है प्रवेश, मंजीत का रोल कैसे आया? क्या मंजीत गांव वालों का पक्ष ले रहा था? ये बात अपोलो को और
इंद्रजीत राव को पसंद नहीं आ रही थी? हाँ, ये आरोप लगे जो, और बहुत सारे इस पे जो गांव वाले लोग हैं वो भी आरोप लगाते हैं। इसी आरोप को लेकर ही बाद में मंजीत छेतीन की जब हत्या हुई उसके कुछ महीने बाद राव इंद्रजीत का नाम साजिशकर्ता के रूप में उसमें ऐड किया जाता है। कंप्लेंट में बताया जाता है कि ये साजिश करता है। इससे पहले जो पहली एफआईआर हुई उसमें एफआईआर में राव इंद्रजीत का कहीं भी नाम नहीं था। सवाल ये उठता है, एफआईआर पहले हुई बाद में हुई, आरोपी वो गैंगस्टर है, वो मिडलमैन है, वो विदेश क्यों भाग गया है और दुबई भागा हुआ है? आपकी बात हुई? हाँ, तो इसमें अपना पक्ष रखे। इसमें 3 चीज़ें थी। मैंने पूछा उससे कि लोग कह रहे कि आप दुबई भाग गए हो और दुबई में फ़रार चल रहे हो, तो उसने कहा कि दुबई फ़रार नहीं हुआ, मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई और मेरी कंपनी इस्टेब्लिश है। वो खुद को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं अच्छे अच्छे गाने प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स है, 700 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ काम करते हैं, तो मेरी कंपनी तो बहुत पहले से दुबई में है, ऐसे नहीं मैंने अभी इस्टेब्लिश किया। और मैं दुबई गया हूँ, दुबई से तो लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं भारत सरकार के लिए। और बताया जा रहा है, ये इसने एक आरोप लगाया कि पुलिस ने जो फाइनेंसर्स थे उनके बीच में पुलिस वाले उनके साइड थे, जो मिडल मैन की भूमिका निभा रहे थे, वो इसे धमकाने लगे। इसके यहाँ जब ये पहली बार मामला खुला अपोलो वाला, तो इसके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। तो उसमें इसने बाकी बता रहा है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स देने थे, जो प्रूफ देने थे, मैंने दिया। इसके बाद से मेरे यहाँ 150 से ज़्यादा लोग आ गए, मेरी सिक्योरिटी पे आँच आने लगी। मेरे घर परिवार वाले लोग हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा? और खुद पुलिस वाला 150 लोगों को आ रहा है लेके, 100 लोगों को लेके आ रहा है, तो मैं तो अपनी जान बचा के बाहर ही निकलूंगा, जहाँ मेरी कंपनी वहाँ स्टैब्लिश होगा, इसके लिए वो वहाँ चला गया। ये इसने आरोप लगा और इसकी बाकायदा उसने बोला है, मैंने देखा वीडियो में उसने कंप्लेंट दी और वो PDF भी भेजा है, और उस PDF में उसने बहुत सारे पुलिस वालों की कंप्लेंट की है। सवाल ही उठता है, गाँव पर चलते हैं, ये गांव वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हाँ, सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल तो मुझे लगता है लाजमी है उठना कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर ज़मीन भी बिक रही है तो कौन सी ऐसी ज़मीन है जो 50-100 करोड़ की इतनी सारी बिक रही है, और कौन सा ऐसा लेन देन है जो कैश में हो रहा है ज़मीन का? इतना कैश कहाँ से आ रहा है? अगर ज़मीन का भी लेन देन होगा चिराग जी, कैश में होगा इतना लेन देन, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इसकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, ईडी ने जो केस दर्ज किया है वो इसी के बिहाफ पे दर्ज किया है कि ये जो सेटलमेंट हुआ है, जो ईडी ने पहला वो दिया है कि जो सेटलमेंट के बीच में ये लोग सेटलमेंट करवाते थे ज़बरदस्ती। मैं बोल रहा हूँ राव इंद्रजीत ज़बरदस्ती सेटलमेंट करवाता था। अगर राव इंद्रजीत कल्प्रिट है, बाकी पैसा कहाँ से होता है, लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई? आपने अरविंद केजरीवाल का केस देखा होगा, पुराने जितने भी केसेस देखे, पैसा कहीं ना कहीं से लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे की कहीं ना कहीं मनी ट्रेल हुआ है। पैसा है किसका? यही कह रहा है राव इंद्रजीत। कैमरे पर वो पहली बार मीडिया से बात की उसने यही कहा, इस पैसे की जांच होनी चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। मैंने नाम पूछा किसका है, तो बोला नाम तो जांच करें एजेंसी, नाम अपने आप निकलेगा। मैं सारी बातें मान सकता हूँ गैंगस्टर की, लेकिन अगर हत्या में उसका रोल सामने आ रहा है, एजेंसी कह रही है, तो आके प्रूव कर ले कि नहीं है, मैं शामिल, बता दे। मैंने पूछा डर क्यों रहा है वो इतना? हाँ, मैंने पूछा भी। और अच्छा, वो मंजीत वाले केस में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों का नामजद भी है, उन लोग से इंक्वायरी भी हो रही है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ पूछी कि आप फरार हो गए, और ये जो केस था पूरन कुमार का, उसमें जब संदीप लाठर ने आपका नाम लिया, वो क्यों लिया? बोला मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, केस के मोटिव को डाइवर्ट किया गया और जानबूझकर केस का ध्यान कहीं और जाए। नहीं तो कौन सा कांस्टेबल अपने सीनियर्स की बेगुनाही बताता है, अपने सीनियर्स को बेगुनाह बनाता है। चलो, इसकी एक बात मान भी ले। दूसरी बात थी, मैंने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पूरन कुमार के केस में नाम आया तो क्या जांच एजेंसी ने आपसे कनेक्ट किया, जांच एजेंसी ने आपसे इंक्वायरी के लिए बुलाया? उसका सीधा सीधा साफ जवाब था नहीं, जांच एजेंसी ने नहीं बुलाया। तो अपने आप में ये गहरी बात है कि चिराग जी, इतने दिन हो गए पूरन कुमार की मौत को, संदीप लाठर की मौत को, अगर संदीप लाठर किसी का नाम ले रहा है तो अभी तक उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई, उससे जांच के लिए पूछा क्यों नहीं गया, उसकी बातें क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि संदीप लाठर की मौत के कुछ दिन बाद राव इंद्रजीत ने DGP को और हरियाणा पुलिस को एक मेल लिखा। उस मेल में IG रोहतक बोला, SP रोहतक, नरेंद्र बिजानिया, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनका नाम लिखा और 10 पुलिस वालों का नाम लिखा था, उनके बारे में डिटेल कंप्लेंट लिखी कि ये लोग कैसे फाइनेंसर्स के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने बोला कि इससे पहले क्यों नहीं लिखे? बोले कि ये तो आका थे, आका के दम पे पल रहे थे, अब इनका आका ही नहीं रहा तो ये लोग छटपटाने लगे और मेरा नाम इन्होंने लिख दिया। एक और सवाल था कि मैंने बोला कि इतने सारे पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? बोलते यही पुलिस ऑफिसर, बोलते सब पुलिस ऑफिसर नहीं पड़े, बोलते बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन लिया। बोले कुछ ऑफिसर जो हैं वो फाइनेंसरों के साथ मिले हैं। बोलते ये जो मंजीत छेतीन था, ये कौन था? दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस में काम करता था। दिल्ली पुलिस वाला कब से फाइनेंसिंग का काम करने लगा बाद में, नौकरी के बाद? तो ये बड़ा अपने आप में बड़ा सवाल है कि सच में क्या इस गिरोह में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं, और क्या उसका ही राव इंद्रजीत उसका ही पार्ट था क्या? सेटलमेंट के नाम पे राव इंद्रजीत ने भी पैसे लिए। ये सब चीज़ें जांच का विषय है, और ये जांच करने के लिए खुद आरोपी कह रहा है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हो, बोल रहा है भाई पूरी फाइल उठा के सीबीआई को दे दो, या तो खुद से सीएम या कोई रिटायर्ड जस्टिस के। क्या इस मामले की जांच ईमानदारी से इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े राज खुलेंगे, बहुत ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस के नाम सामने आएंगे, हो सकता है उनका पैसा लगा हो नीचे? बिल्कुल, और क्या, इतना बड़ा पैसा अमाउंट आ रहा है, 1000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट बताया जा रहा है, ये पैसा किसका आ रहा है? अच्छा चिराग जी, दो चीज़ें, ईडी ने अपोलो और इस पे जो केस रजिस्टर्ड किया, पहली शुरुआत राव इंद्रजीत के ठिकानों से की है, छापेमारी की, लेकिन मेरे को जो लग रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे तक जाएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना पड़ेगा ना, मनी ट्रेल को। ईडी क्या डायरेक्ट रेड नहीं कर सकती किसी जगह? अगर कोई मुकदमा पहले से कोई मुकदमा दर्ज है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसको आधार बना के ईडी उस केस को ले सकता है। यही तरीका है। ईडी ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि पता चल गया ईडी को कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उसने पहले दो लोगों का नाम लिखा है उसमें कि अपोलो और राव इंद्रजीत, इन लोग ने सेटलमेंट किया, एक्सटॉर्शन किया, जो भी नाम लगा। अब ईडी इसमें उतर गई। मुझे लगता है ईडी को अब यहाँ दिखाना चाहिए कि ये ट्रेल ये पकड़ पा रहे हैं या नहीं। ये जो पैसा आ रहा है, जो एक तरह से अपना खुद का फाइनेंस कैपिटल बना लिया है, और अवैध तरीके से वो फाइनेंस कैपिटल में ब्याज पर किसी को भी पैसा दिया जा रहा है, ना टैक्स ना कुछ, सब चीज़ से छूट, कैश में पैसा जा रहा है एक तरह से सरकार के साथ। तो ये अगर देखा जाए प्रवेश, तो ये वाला मामला जो आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव से पैसा रूट होकर जा रहा है अपोलो के पास, और बाकी बहुत सारी कंपनीज के पास जा रहा है, और अपोलो से जमीन खरीद रहा है राव इंद्रजीत और उसको पैसे दे रहा है, अपोलो उनको पैसे वापस कर रहा है। अपोलो ने जो पैसे लिए उसका क्या रहा? उन्होंने उस पैसे का क्या किया? जैसे बिजनेसमैन लोगों को ये बताया कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वहाँ हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो कम पैसा हो रहा है, तो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन लेना था, तो एक तरह से वो लोन। मुझे एक चीज़ बताइए, घूम फिर के ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर ये मामला राव इंद्रजीत आईजी पूरन कुमार तक कैसे पहुंचा? हाँ, यही सवाल था। तो मैंने पूछा कि आपका राव इंद्रजीत से क्या कनेक्शन, इनसे पूरन कुमार से क्या कनेक्शन? उसने बोल दिया कि मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन है तो बताया, मैंने कभी आज तक उनसे मुलाकात ही नहीं की, ना कभी मिला है। और वो आईजी थे, अगर मंजीत कुमार के केस से निकालना भी था मेरा नाम, तो वो तो एसपी है, एसपी और बाकी लोग देखेंगे, और नीचे के जो एसएचओ है वो देखेगा। मैं आईजी को जाके 50 करोड़ रुपए, ये मतलब कोई तर्क नहीं बनता कि मेरा नाम निकालने के लिए। एक शरीफ बिजनेसमैन, आपके भी कई दोस्त होंगे, वो तो बिजनेस करता है, वो अगर वो इस तरह से बिजनेस कर रहा होता है तो वो बहुत लोग पैसे लेते हैं, मैं ये बात मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी डील में इन्वॉल्व हो रहे हैं और ईडी आपको शिकायत में लिख रहा है कि आप जबरन वसूली कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए, आप प्राइवेट फाइनेंसर को धमका रहे हैं कि भैया पैसा दे उसको, तो ये तो सीधा सीधा क्राइम है। हाँ, मैंने बोला भी यही बात है कि ये तो सीधा सीधा क्राइम है, और आरोप लगा रही है। बोल रही है अभी तो ईडी जो है अपने इनपुट पे काम करता है। ईडी का जो इनपुट मिला है, ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैंने पूछा भी कि ईडी बोलते वो एक अथॉरिटी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जांच करने दीजिए, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने बोला कि अमन कौन है? अमन जिसके यहाँ से 5 करोड़ रुपए पकड़े गए, नाम आ रहा है कि वो आपका एसोसिएट है, तो बोला वो जो जगह है, जिस जगह पे पैसा मिला है ना, मैं आज तक वहाँ गया हूँ, कोई सीसीटीवी, कोई फुटेज, कुछ भी निकाल दो, कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। एजेंसी ने हवा में मुकदमा दर्ज कर दिया गैंगस्टर के खिलाफ, और एजेंसीज ने जो मर्डर केस में नाम आ गया, आप बिचौलिए हैं, आपके दोस्त हैं, आप ये एडमिट भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं मेरा कोई रोल नहीं। हाँ, ये बात है, और इसीलिए जांच मुझे लगता है तेजी से करनी चाहिए, सब सच का सच, और सबके सामने सब चीज़ फेयर होना चाहिए। क्योंकि चिराग जी, कोई कह दिया मैं बेगुनाह हूँ, इसका मतलब ये नहीं हो बेगुनाह है, वो चाहे दीगल गांव वाले हो, अपोलो वाले हो, या राव इंद्रजीत। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ तो निकल कर आ रही है ना, पूरी दाल काली है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ। तो ये जांच बड़ी एजेंसी को देनी चाहिए, सीबीआई को ये जांच देनी चाहिए, या सीएम खुद इसको मॉनिटर करे इस जांच को, क्योंकि इतना बड़ा खेल हो रहा है और इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं इस प्रदेश में। ये आईजी पूरन कुमार जो है वो जान दे देते हैं। वो जान देने से पहले एसपी रोहतक पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अब कुछ दिन बाद एसपी रोहतक का एक, ऐसे कह लीजिए, उनकी टीम का एक बंदा सुसाइड कर लेता है, वह पूरन कुमार पर आरोप लगा देता है। वो अपने आकाओं को, मतलब ये राव इंद्रजीत का आरोप है कि वो उनके आका हैं, मतलब वो उनके हेड लोगों को बचाने के लिए उनकी तरफदारी करता है, और जाते जाते आए राव इंद्रजीत का नाम लेता है कि 50 करोड़ रुपए उसने पूरन कुमार से दिए, ये डील हो रही थी। लेकिन जब पूरन कुमार से डर था, ये बात सवाल सबने उठाया कि अगर उस कांस्टेबल को डर था तो पूरन कुमार की तो मौत हो गई, फिर उसे जान देने की ज़रूरत क्या पड़ी?
और उस रिपोर्ट में क्या हुआ, उस जांच में अभी तक क्या हुआ, जो कमेटी बैठी थी उस जांच में क्या हुआ, अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या जो पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए थे उसमें सच्चाई है, क्या यहाँ ये सब चीज़ें हो रही थी। दूसरी चीज़ें जो आरोप फिर इसने लगाए पुलिस हेड कांस्टेबल ने, उसके बाद क्या उसकी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंची, मीडिया के सामने डीजीपी और पुलिस सबको बताना चाहिए, क्योंकि एक ये मामले केस को ऐसा लग रहा है फाइल बंद कर दी गई है। तीसरा, अपोलो और ये जो केस है ईडी वाला, इसमें क्या हुआ, पैसा कहां से आया, राव इंद्रजीत का कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो गैंगस्टर है तो उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। और अगर दूसरी चीज उस गांव के भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई। पूरे प्रदेश को ये मामला पता है, दूसरे जगह से ईडी आ रही है, वहां रेड कर रही है, क्या प्रदेश की पुलिस को कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें बहुत सारे लोग अपोलो की कंपनी में कूद के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, 200-300 लोग क्यों जमा हुए, गांव में बड़ी पंचायत हो रही है, उसकी कंप्लेंट हुई है, ये पैसा कहाँ से आया। मतलब किसी को भी चिंता नहीं है, किसी को भी 1% नहीं लगा कि कैश का इतना बड़ा खेल हो रहा है प्रदेश में। कहीं की पुलिस जाग नहीं रही, कोई पुलिस के नज़र में ये चीज़ें नहीं आ रही है। पुलिस बहुत ही संगीन मामला है, बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने, जिस तरह से ये मामले अब प्रकाश में आ रहा है। चिराग जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां भी कैश में लेन देन हो रहा है, जहां भी ब्याज का धंधा एकदम खुल के चल रहा है, वहां हमेशा गैंगस्टर पनपते हैं, आप याद रख लेना। यूपी में ब्याज का उतना नहीं, अब जहां ब्याज चल रहा है, देखो रोहित गोदारा, फिर ये जितने भी लॉरेंस गैंग वाले, फिर जिसका नाम आया हिमांशु भाऊ, ये सब क्यों हरियाणा में ज़्यादा उस पर नज़र गड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, फाइनेंस का, पैसे का ज़्यादा काम हो रहा है, तो यहाँ ईजी है पकड़ना कि कौन फाइनेंसर कितना पैसा दे रहा है, उनको टारगेट करना ईजी है। इसी वजह से वहाँ ऐसे लोग पनपते हैं, जहाँ ब्लैक का पैसा ज़्यादा जा रहा है, जहाँ कैश में काम हो रहा है, कैश में लेन देन हो रही है, वहाँ गैंगस्टर ईजिली पनप जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर मुकदमा पूरन कुमार पर झूठा दर्ज हुआ था, अच्छा एक और सवाल था तो फिर उस मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। उनकी मौत, जैसे प्रवेश ने बिल्कुल ठीक कहा, एएसआई की मौत की भी जांच होनी चाहिए। एक पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, एक चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं निकल रहा है। सेम स्टेट की पुलिस करिए तो वो बोल रहे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकते, क्योंकि खुद ही उन्हीं के ऑफिसर्स आरोपी हैं। तो उनका आरोप है कि राव इंद्रजीत कह रहा था कि सबसे बेस्ट है कि इस केस को पूरे को सीबीआई को दे दिया जाए जांच करने के लिए, मैं तो रेडी हूँ जांच में भाग लेने के लिए, पूरी जांच है सीबीआई करे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो इन्वॉल्व हैं ही, अब जब हम मर रहे हैं तो क्यों ना दूसरों का भी सच बताते चले। शायद मामला ऐसा तो नहीं, ये भी सुगबुगाहट है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही, खासकर ईडी ने जो हाल ही में जो मुकदमा दर्ज किया और उसमें तमाम जगहों पर रेड्स की, उससे कई सवाल खड़े हुए। और ये सवाल बिल्कुल प्रवेश ने एकदम सटीक उठाए हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ से इसका जनरेट हो रहा है, और कौन कौन लोग इसके पीछे हैं, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।